हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पे। हमने पिछले 2 क्लास में ज्योग्राफी के बारे में और हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में काफी अच्छी तरीके से जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके आप उन्हें देखिए, फिर आप इन्हें आकर देखिए, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो उसमें हमने उसे जाना था। उसके बाद आज से हमारा बुक शुरू होगा। ये 7 का क्लास का पहला चैप्टर है, 7 क्लास का, जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज से हम ये शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपके सारे क्लासेस के बुक आते जाएंगे। यहाँ हमारा है पहला चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण नाम का है ये पे। तो हम इसके अंदर हम जानेंगे कि पर्यावरण आखिर क्या है, ये किस तरह से काम करता है। चलिए, कैसे आइए देखिए। लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। यानी काफी लंबे टाइम के बाद रवि जब दोबारा से स्कूल जा रहा था तो अचानक से उसकी नजर अपने स्कूल के बगल वाले ग्राउंड में पड़ी। उसने वहां देखा कि वहां पे खुदाई हो चुकी है। अब जहां एक ग्राउंड हुआ करता था, खेलने का मैदान हुआ करता था, अब वो मैदान नहीं रहा है, वहां खुदाई हो चुकी है, गड्ढा बन चुका है, ऊबड़ खाबड़ जमीनें हो चुकी है। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। यानी उसके उस एरिया में सिर्फ वही एक मैदान था जो कि वहां जहां बच्चे खेल पाते थे। तो लोगों ने बताया कि वहां अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो लोगों से जब रवि ने पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि बेटा रवि, ऐसा है कि अब इस मैदान में बड़ी सी एक इमारत बनेगी जिसमें अनेक सारे फ्लैट्स होंगे, अनेक सारे कमरे होंगे, अनेक सारे घर होंगे। जब रवि को समझ आया तो उसकी मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जब रवि को यह रियलाइज हुआ कि अब के बाद ना तो उसे कभी वह मुलायम घास मिलेगा जहां वो लेट कर खेल सकता है, न ही उसे गेंदे के फूल की खूबसूरती मिलेगी, और न ही उस बगीचे में फिर से, उस मैदान में दोबारा फिर से चहचहाती हुई तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां देखने को मिलेगी। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। यह बात जाकर उसने अपने क्लास में जाके अपने क्लासरूम में अपने सारे क्लासमेट्स को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जो उनका क्लास टीचर था उन्होंने भी बहुत उदासी से इस बात को व्यक्त किया कि देखो किस तरह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, सर पर्यावरण क्या है जो हम। तो फिर शिक्षक ने जवाब दिया कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वह सब पर्यावरण का है, वह सब पर्यावरण ही है। यह टीचर ने उसे बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेस, कक्षा में रखी हुई कुर्सियां, यहाँ तक कि खुली मैदान, सड़क, कूड़े करकट, मेरा दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो सभी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तु का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जो पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य वस्तु का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। यानी रवि ने पूछा कि सर, इसका मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब पर्यावरण है, जैसे स्कूल भवन हो गया, मेस हो गया, क्लासरूम हो गया, क्लास में रखी हुई कुर्सियां हो गया, दोस्त हो गया मेरा, पूरा करकट, रोड, ये सारी चीजें पर्यावरण है। सर ने कहा, हाँ बिल्कुल ये सब पर्यावरण है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगता है। एक होता है यहाँ यह कंडीशन है, एक मानव पर्यावरण होगा, एक प्राकृतिक पर्यावरण होगा। प्राकृतिक पर्यावरण वह होगा जो कि हमें नेचर के द्वारा मिला है, पहले से ही बना हुआ था वो, और एक वो होगा जो हमने बनाया है, जैसे कि नेचर वाला हो गया नदी, पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें। और मानव पर्यावरण में आ जाएगा सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि आ जाएंगे। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव के द्वारा वस्तु की सूची बनाइए। मानव के द्वारा निर्मित वस्तु की सूची बनाइए। यानी आपको क्या करना है, आपको अपने क्लासमेट के साथ मिलकर दो छात्र मिल जाइए, उसके बाद एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आपको बताना है कि क्या प्राकृतिक है जो कि हमें प्राकृतिक से मिला है, और क्या ऐसा है जो मानव निर्मित है, यानी जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफा, आशा, ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। यानी ये जो उनके क्लासमेट्स के नाम है, ये सब उस सूची को बनाने के लिए बहुत ज्यादा
मतलब ज्यादा एक्साइटेड थे, इच्छुक थे, बहुत ज्यादा उत्साहित थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जागरूकता के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती है। तो यहां तक हमने पढ़ा। अब ये जो हमारा ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, हम पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपको ब्लू वाला जो भी दिख रहा है आपको, हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जाके हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। आइए, देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को दूषित करता है, पानी का पात्र एकत्रित किया जाता है, जैसे भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखाने निर्माण होते हैं। मानव कार्य मिलकर कारखाने एवं बर्तन बनाने का निर्माण करती है। इस प्रकार से मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार है। अगर ये ना हो तो हमारा होना असंभव है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये हमें श्वास लेने के लिए वायु, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि इत्यादि कुछ प्रदान करती है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम भूमि पे कारखाने लगा देते हैं, कार्स की वजह से वायुमंडल में प्रदूषण फैला देते हैं। इस तरह से हम इन सबको दूषित करके पर्यावरण में छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ पौधे काटकर उसे बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से हम छेड़छाड़ करते हैं। आइए, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां एक लिखा हुआ है पर्यावरण के घटक, और यहां पे आप देख पा रहे हैं हाँ जी, तो यहां आप देख पा रहे हैं पर्यावरण के घटक। इसके दो फॉर्म्स निकले हुए हैं। एक तो ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, क्या हो रहा है ये, एक ये प्राकृतिक पर्यावरण हो गया और एक ये मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। यानी पर्यावरण के दो मुख्य घटक है। एक तो वो होता है जो प्रकृति के द्वारा मिलती है, जैसे जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, यानी सजीव, स्थल, वायु और जल, ये सारे चीजें हमें प्राकृतिक पर्यावरण से मिलती है। और वहीं अगर हम देखें, यहाँ ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये पार्क, ये पुल, ये सड़क, ये स्मारक जो आपको दिख पा रहा है, और ये कारखाने, बड़े बड़े कारखाने, ये उद्योग, ये सारी चीजें हमें किससे मिली है? ये हमें इंसानों के द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमें इंसानों के द्वारा मिली है। यानी हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि पर्यावरण के दो भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली है, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई है। अब देखते हैं हम मानव में एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय, एक धर्म, एक शैक्षिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक स्तर का निर्माण करते हैं। यानी एक इंसान एक पूरे परिवार को बनाता है। वो परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और एक समुदाय मिलकर, बहुत सारे समुदाय मिलकर धर्म का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे धर्म मिलकर शैक्षिक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे शैक्षिक मिलकर आर्थिक का निर्माण करते हैं। और ये सारी चीजें मिलकर एक राष्ट्र, एक राजनीतिक स्थल का, एक राजनीतिक स्थिति का निर्माण करती है। चलिए, तो नीचे यहां लिखा हुआ है पर्यावरण के घटक, जिसे हमने अभी अभी एक्सप्लेन करा है। अब चलिए हम देखते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं को का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। यानी आपने जो ये ऊपर जो बात हुई है, ये वाली, जहां रवि की स्टोरी आई थी, वहां और उनके टीचर्स, उनके दोस्त से मिलकर हम ये समझ चुके हैं कि एक जो भी जीव है, एक इंसान है, एक जीव है, एक जीव है
उसके आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है, वो पर्यावरण है। चाहे वो प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई हो या फिर वो इंसानों के द्वारा बनाई गई, वो सारी चीजें आती है किसमें, वो सारी चीजें आती है हमारे पर्यावरण के अंदर ही। लेकिन यह है कि उसके दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। अब यहाँ भी दो भाग होते हैं इसके। अब एक है जीवीय और एक है अजीवीय। जीवीय वो होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप जन एवं जंतु। यानी जीवीय वो हो जाएगा जिसमें सजीव जीव रहते हो, जो जीवित थिंग्स रहते हो, जिसमें जीवित चीजें रहती हो, वह जीवीय कहलाएगा, जीवीय घटक कहलाएगा। और जिसमें अजीवीय यानी जिसमें निर्जीव पदार्थ का संसार हो, जैसे स्थल, वाहन इत्यादि सारी चीजें। इस तरह से हमने इसको भी समझ लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे। चलिए देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। यानी मानव की वह पर्यावरण जिसमें मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो कार्स हो, फैक्ट्रीज हो, बड़े बड़े इमारतें हैं, वो सारी चीजें मानवीय पर्यावरण में आती है। यानी सीधा सा मतलब है कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर हो, या चाहे जो वो कुछ भी हो, जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हो, वो सारी चीजें मानवीय पर्यावरण में आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। चलिए देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाती है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे पहले ही इस वाले स्लाइड में हम पहले ही यहाँ पे इससे परिचित हो चुके हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं ये जल मंडल है। उसके बाद अगर हम और ऊपर चले थोड़ा सा, तो ये स्थल मंडल है। यहाँ आप जमीन देख पा रहे हैं ना, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है और ये हमारा जल मंडल है। इस तरह से हम यहाँ पे परिचित हो चुके थे। हम इसको और बेहतर तरीके से इस वाले स्लाइड में समझेंगे। चलिए आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का भूभाग है, उसका जो सबसे ऊपरी परत है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जितना कुछ भी आपको दिख पा रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख पाए। हाँ जी, आइए। तो ये जो भी आपको दिख पा रहा है, ये रोड, ये सड़क, ये सारी चीजें स्थल मंडल के अंदर आती है। ये आपको दिख पा रहा होगा, ये जल मंडल है। यह सब मिलाकर जैव मंडल का निर्माण करती है। यानी स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल मिलाकर जैव मंडल का निर्माण करती है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा वायुमंडल है, यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इस चीजों से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। अब इनके आपसी संबंधों को जानेंगे। चलिए, चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। क्या बना होता है? स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यानी मिट्टी उसके ऊपर एक त्वचा के जैसे, एक स्किन के जैसे काम करता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। यानी ये जो है, यहाँ पे पहाड़ भी उपस्थित होंगे, पठार भी उपस्थित होंगे और मैदान भी उपस्थित होगा, नदी भी उपस्थित होगा, इत्यादि सारी चीजें उपस्थित होंगी। इन सारी चीजों से मिलकर एक स्थलाकृति बनती है और ये स्थलाकृति वाली विषम है। यानी एक प्रकार का स्थलाकृति नहीं है। ना तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पूरा हर जगह पहाड़ी है, या फिर ऐसा नहीं है कि हर जगह नदी है। यहाँ पे पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, घाटी भी है। इस तरह से ये विषम रूप से एक धरातल का निर्माण करती है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यानी ये स्थलाकृतियां सिर्फ धरातल या धरातल पे ही नहीं पाई जाती, महाद्वीपों पर ही नहीं पाई जाती, बल्कि महासागरों में भी पाई जाती है, आइलैंड्स के रूप में, द्वीप के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यानी मानव के रहने के लिए भूमि और पशु के चरने के लिए, उनके भोजन के लिए घास स्थान का एक निर्माण करता है, एक जगह हमें प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ से बहुत सारे खनिज का भी संलयन होता है, बहुत सारे खनिज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। क्या? हमारा स्थल
स्थल भूमि, जो हमारी स्थल आकृति है वो। अब हम इसको समझते हैं, शब्द की उत्पत्ति यानी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एनवायरमेंट शब्द से हुई है। अब ये एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एनवायरोनेयर या फिर एनवायरोनेयर से हुई है। इसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी ये एनवायरोनेयर या फिर एनवायरोनेयर, इसका अर्थ होता है पड़ोस। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इससे हमारे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट का निर्माण हुआ है। चलिए आगे का वर्ड देखते हैं। आओ कुछ कर कर सीखते हैं। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि के उपयोग किस किस प्रकार से होते हैं उनकी सूची बनाइए। आपके आसपास में जो भी सारी चीजें होंगी उसको देखिए और एक सूची बनाइए कि जमीन का इस्तेमाल, भूमि का इस्तेमाल आपके आसपास के लोग किस प्रकार से करते हैं। चलिए एक और है, यहां भी है कुछ करके सीखने के लिए, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। क्या है ये? आपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहां से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है? इसके बारे में बताइए। यानी आपके लिए काम है कि आपको यह पता करना है कि जो आपके स्कूल में पीने योग्य पानी या किसी भी काम के लिए पानी आती है वो कहां से आता है, और हमारे जो दैनिक जीवन में, हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में जो काम आता है, नहाना, ब्रश करना, मुंह धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारी चीजें जो पानी की मदद से हम करते हैं, तो यह जल कहां से आता है इसकी सूची बनानी है। और आप यह भी बताना है कि क्या आपने किसी को बिना काम के जल को बर्बाद करते हुए देखा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ वाले आते हैं और यहाँ भी कुछ करके सीखने के लिए आपके लिए ही काम है। तो यहाँ है, स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है या फिर तेज धूप है, कोहरा इत्यादि, ये सब आपको देखना है स्कूल जाते समय। तो इसको हटाइए, किसी काम के नहीं है, वो आपके काम के लिए है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यहाँ जिस क्षेत्र में जल उपस्थित हो, जैसे इस वाले क्षेत्र में आपको जल दिख रहा है तो ये पूरा क्या कहला रहा है? ये पूरा जलमंडल कहला रहा है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झील, समंदर, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदियों से ही बनेगा या फिर कहीं और से बनेगा। ये नदियों से भी बनता है, ये भूमिगत जल से भी बनता है, महासागर से भी बनता है, झरनों से भी बनता है, जलप्रपात से भी बनता है। इन सारी चीजों से मिलकर हमारे पास इन सारी चीजों के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, और यह जल हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये ना हो तो आपको भी पता है हमारे लिए जीवन संभव नहीं हो पाएगी बिना जल के। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी ये अगर मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो पतला परत फैला हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अपना एटमॉस्फेयर कहेंगे, जिसे हिंदी में हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो क्या करती है? इस वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखती है, अपने एक लेयर पे बना के रखती है। इसे कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे अपने से दूर जाने नहीं देखती है। यह सूर्य से की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी जो सूर्य से पराबैंगनी किरण और कई सारी किरणें आती है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उससे हमें बचाती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। आपको पता होगा कि जिस तरह से वाष्पीकरण होता है समंदर से, वो वाष्पीकरण होकर जल कहाँ जाता है? तो आपके लिए बता दें कि वह वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में ही स्टोर हो जाता है। तो इस वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं, गैस भी होते हैं और जलवाष्प भी होते हैं। इस कारण से सूर्य की किरणें आपस में टकराकर रुक जाती है और जिस हिसाब से हमारे पास किरण आने चाहिए सिर्फ वही आती है। हार्मफुल किरणें हमारे पास, हानिकारक किरणें नहीं आ पाती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वायुमंडल में किसी तरह के चेंज आ रहे हैं तो हमारे मौसम में भी, हमारे जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। यानी मानिए अगर वायुमंडल में कोई चेंज आ रहा है तो हमारे यहाँ गर्मी, ठंडी, वर्षा, ऐसे सीजन्स, ऐसे मौसम देखने को मिलते हैं हमें। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जो सजीव जीव है, जो पादप है, जो जीव है, वो सारे मिलकर एक दुनिया बनाती है जिसमें सिर्फ सजीव चीजें रहती है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर वह संकीर्णीय क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है। तो ये जो जैव मंडल है ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे जीवन संभव हो पाएगी, जहां स्थल भी उपस्थित होगा, जल भी उपस्थित होगा और वायु भी उपस्थित होगा, और ये तीनों मिलकर यहाँ
जीवन जीवन को, लाइफ को संभव बनाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र क्या है। आप यहां देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है पारितंत्र को। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर कार्य क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण को स्थानांतरण के द्वारा संबंध रखता है। तो चलिए, ये काफी भारी भरकम वर्ड है, तो इसको हम इजी बनाते हैं आपके लिए। यानी इसमें कहा गया है कि संसार का समस्त जीव जो यहाँ रह रहा है वह किस तरह से अपने पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। वह भौतिक रूप से, यानी जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैसी चीजें, रासायनिक चीजें जो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वह सारी चीजें, ये सारी चीजें मिलकर जो हमारी एक आपसी संबंधों को बनाती है, एक आपसी संबंधों को उजागर करती है, वही पारितंत्र कहलाता है। आइए अब हम इसे एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिससे मुझे अपना केरल याद आ गया। यानी रवि से जेसी ने कहा कि भाई अभी कितनी तेज बारिश हो रही है, इसे देखकर तो मुझे अपना केरला याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। यानी केरल का जो वायुमंडल है, जो वहां का वातावरण है, वहां पे बारिश हमेशा लगभग टाइम होते रहती है। तो वह अपने दोस्तों को बता रहा है अपने यहाँ के, अपने केरल के जलवायु के बारे में। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। जैसलमेर राजस्थान का एक जगह है, और आपको पता है राजस्थान एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, जहां की वर्षा बहुत ही ना के बराबर, या फिर हम कह दें कि नहीं ही होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। यानी जो हीरा था वह कहता है कि हमारे जैसलमेर में तो भाई बारिश ही नहीं होती यार, तो हमें दूर दूर तक रेत ही देखने मिलता है, तुम कैसे कह रहे हो केरल में बारिश होती है। तभी रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक जैव मंडल का फोटो है, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक दूसरे से ये सारी चीजें संबंधित है। यहाँ से जल गिर रही है, जल बह रही है, यहाँ एक नदी है जिसमें काफी सारे कमल के फूल है, यहाँ हंस है, ये सारे जीव हैं आपस में, ये घास खा रहे हैं, ये पेड़ पौधे, और ये एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर है इसको दिखाया जा रहा है। अगर ये घास ना हो तो ये जीव भी नहीं होगा, अगर ये जल ना हो तो ये जीव नहीं होगा, अगर ये पौधे ना हो तब भी ये जीव नहीं होगा। यानी यहाँ इस जगह पे जितनी भी चीजों को दिखाया गया है वह सारी चीजें हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी हर चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। हीरा कहता है कि भाई ऊंट ही नहीं, हमारे यहाँ सांप, छिपकली इत्यादि सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोग के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है? क्या आप सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो रवि बड़ा आश्चर्य हो गया कि भाई हम यहाँ इस तरह से रह रहे हैं, और ये कह रहा है कि वहां अलग अलग जीव पाए जाते हैं, वहां के पहनावे अलग है, वहां के कल्चर अलग है, ये कैसे हो सकता है? तब रवि कहता है कि क्या ये सारी चीजें, ये सारे कल्चर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं? चलिए हम इसको आगे जानते हैं कि संबंध रखते हैं या नहीं। बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं। टीचर बताते हैं कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने आसपास की जितनी भी चीजें होती है उन पर निर्भर होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, पर वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। यानी अगर पेड़ ना हो तो हम नहीं होंगे, और हम ना हो तो पेड़ नहीं होंगे। इस तरह से हम पेड़ पे निर्भर करते हैं और पेड़ हम पे निर्भर करते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। यानी जीवधारी का जो अपने आसपास के चीजों के साथ जो संबंध है वही पारितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तल का भी एक पारितंत्र होता है। यानी जो भी जितनी भी चीज है उनका एक अपना पारितंत्र होगा। नदी का एक अपना अलग पारितंत्र होगा, स्थल का एक अलग अपना पारितंत्र होगा, महासागर का एक अलग पारितंत्र होगा, वायुमंडल का एक अलग पारितंत्र होगा, जंगल का एक अलग पारितंत्र होगा। यानी जितने भी चीज है उनके
अपने अपने अलग अलग पारितंत्र होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण को। अभी तक हमने पढ़ा है प्राकृतिक पर्यावरण को, अब हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण को। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानिए मानव हमेशा ही शुरुआत से ही अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते आया है और अपने जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस करते रहता है। कई बार ये अच्छी होती है और कई बार ये बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। चलिए, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था, यानी जो सबसे पहले जो मानव आए थे, आदि मानव टाइप, उन्होंने अपने आप को पर्यावरण के रूप से ढाल लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। उनकी जीवन इतनी सरलता पूर्वक थी कि आसपास जितनी भी चीजें थी उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई। जैसे ही मानव अपने आप को आधुनिक रूप से विकसित करता गया, उस तरह से उसकी आवश्यकता भी बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। अब मानव ने क्या किया कि उसमें चेंजेस करके अपने आवश्यकता के हिसाब से पर्यावरण में बदलाव करना सीख लिया। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। अब टाइम के साथ ये जो थे, जो आदि मानव के जैसे रहते थे, उन्होंने समय के साथ अपने आप को ढाल लिया और वह सीख लिए, बहुत सारी चीजों को सीख लिया उन्होंने। जैसे फसल उगाना, पशु को कैसे पालते हैं, एक समूह में कैसे रहते हैं, एक स्थल पर कैसे निवास करते हैं, उस सारी चीजों को प्रारंभिक मानव ने धीरे धीरे सीख लिया और इस तरह से उनकी आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो वहां पे पहिए का भी आविष्कार हुआ, जितनी उनको आवश्यकता थी उससे कई अधिक फसल उगाना भी उन्होंने सीख लिया कि ताकि वह स्टोर करके रख सके। उसके बाद वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। आपको पता होगा वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। इसमें पहले क्या होता था, जब मुद्राएं या करेंसी नहीं होती थी, तो अगर आपके पास 1 किलो चावल है और आपको 1 किलो आम चाहिए और मेरे पास 1 किलो आम है, तो आप हमें 1 किलो चावल देकर हमसे आम ले सकते हैं, आपने चावल के बदले हमसे आम ले सकते हैं। यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती थी। इन सब चीजों को भी उन्होंने सीख लिया था। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इस तरह से क्या हुआ, इस पद्धति के हिसाब से, वस्तु विनिमय पद्धति के अनुसार व्यापार का विकास हुआ और इस तरह से वाणिज्य का भी विकास हुआ, यानी रहन सहन और कई सारी चीजों का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, यानी जब फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई तो इसके में बड़े ही स्केल पर उत्पादन भी स्टार्ट हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति, पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया, यानी परिवहन इतने तेज से विकसित हुआ कि सूचना में भी एक क्रांति आ गया। पूरे विश्व में संचार यानी दूर तक रहकर किसी से भी बात करना आसान हो गया। विकास के कारण सहज और द्रुत हो गया, यानी बहुत ही आसान और काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय, यानी जैसा हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, हमारे प्रकृति में उस तरह के फल फ्रूट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि हमें पसंद आते हैं और हमारे लिए उस टाइम पे फायदेमंद भी होते हैं। क्योंकि तरबूज एक बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है इसमें, तो ये क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें ये बहुत ज्यादा रसीला होता है, इसलिए इसमें ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है गर्मी के टाइम पर। मूंगफली काफी गर्म होता है जो कि हमें ठंड के टाइम पर गर्म रहने में मदद करती है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब देखिए, हम अपने पर्यावरण में जितनी आवश्यकता हो उससे कम छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, जिस कारण हम सुरक्षित रहेंगे। यानी एक बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। प्राकृतिक और मानव के बीच दोनों ही पर्यावरण में एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह जाए और हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए, यानी किस प्रकार से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि हम काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे और इसे सुरक्षित भी रख पाएंगे। इन सारी चीजों को हमें और इनके एक निश्चित उपयोग को सीखना पड़ेगा।
रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी है, वह अक्सर अपने स्थान स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने आने वाले छुट्टी में अपने घर मिजोरम आने को कहा। यानी नूरी मिजोरम की एक जगह से आती है और आपको पता है मिजोरम काफी हरा भरा जगह है। तो क्या हुआ, रवि का जब वह ग्राउंड नष्ट हो गया तो रवि को उस चीज को लेकर बहुत ही बुरा लग रहा था। इस चीज को देखते हुए नूरी ने उसे इनवाइट किया कि भाई इस बार जब गर्मी की छुट्टी होगी तुम मेरे घर रहियो, मैं तुम्हें पूरा मिजोरम दिखाऊंगी, ये कितना खूबसूरत होता है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वह जिन स्थानों पर जाएंगे वहां की भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो टीचर ने भी इसी बात पर कह दिया कि भाई अब ये वाली जो गर्मी की छुट्टी होगी तो आप जिन भी स्थान पे जाएंगे वहां का क्या सभ्यता है, वहां के लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका क्या पहनावा ओढ़ावा है, क्या चलन है, क्या उनका खाने में आता है, किस प्रकार का उनका स्थलाकृतियां, यानी वहां पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, घाटियां हैं, समुद्री क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, किस प्रकार का क्षेत्र है, इन सब चीजों पे आप वहां के भूदृश्य का एक चित्र बनाकर लाएंगे। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी के किसी बुजुर्ग के बात कीजिए या आप खुद कर लीजिएगा, ये कुछ खास नहीं है, ये आपके लिए काम है, आप इसको कर लेंगे तो आप काफी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हमने बात की थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, वस्तु विनिमय पद्धति की, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मानिए इनके पास 1 किलो मक्का है, ये जो औरत है हमारे पास, इनके पास 1 किलो मक्का है और इनके पास 1 किलो गेहूं है। इनको चाहिए 1 किलो मक्का और इनको चाहिए 1 किलो गेहूं और इनके पास 1 किलो चावल। अब ये क्या करेंगे, इनको 1 किलो गेहूं दे देंगे और ये इनको 1 किलो मक्का दे देंगे। इस तरह से इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय हो जाएगा, यानी वस्तु का अदल बदल हो जाएगा। इस तरह से हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाता है। अब आइए एक और है ऊपर पॉइंट, उसको भी समझते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो, आपको ये चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमें कहाँ और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। इन सब चीजों को हमें बताएं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है इसका मैं आपको पीडीएफ बना कर दूं, एक नोट्स बना कर दूं और पीडीएफ का एक अलग क्लास लूं, एक छोटा सा क्लास लूं जिसमें आपको मैं पीडीएफ बना कर दूं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे आपने देखा होगा पारितंत्र था, जैव मंडल था, स्थल मंडल था, उन चीजों को हम काफी शॉर्ट तरीके से और काफी अच्छे तरीके से आपको समझा पाए। एक पीडीएफ बनाकर आपको दे दे, एक नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट्स बनाकर दे दे जो आपके काम आए। तो आप हमें कमेंट में बताइए, जिस तरह से कमेंट की प्रतिक्रिया आएगी हम उस तरह से उसके ऊपर काम करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि इस जो आज का ये जो चैप्टर खत्म हुआ है हमारा पर्यावरण, इसका जो ये वाला क्वेश्चन आंसर है, अगर ये भी आपको चाहिए एक वीडियो में, एक लॉन्ग वीडियो में, यानी इसके बारे में पूरी तरह से हम विस्तृत इस पे बात करें, पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के मुख्य 2 घटक को बताएं, तो इन सब चीजों को हम बहुत ही डिटेल से जाने, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। जिस तरह से आपके कमेंट्स आएंगे, जिस तरह से आप हमें प्यार दिखाएंगे, उस तरह से हम आपके लिए काम करते हुए आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।